शादी के बाद पहला कदम जब मनीषा ने इस घर की चौखट पर रखा तो उसके दिल में डर से ज्यादा उम्मीद थी। उसे लगा था कि यह घर अब उसका अपना होगा, जहां हर सुबह अपनापन ओढ़ेगी और हर रात सुकून की चादर में लिपटेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वह अपना समझ रही है, उसी घर की दीवारों में कंजूसी की ठंडी परछाइयां सांस ले रही थी, और उन परछाइयों की मालकिन थी विभा देवी। विभा देवी का नाम सुनते ही मोहल्ले में लोग धीरे बोलने लगते थे। वजह डर नहीं, बल्कि उनकी मशहूर कंजूसी। वह औरत जो खर्च करने से पहले 100 बार सोचती थी, और सोचते सोचते दिल भी पत्थर कर लेती थी। उनके लिए पैसे सिर्फ जरूरत नहीं, सत्ता थे। घर में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे जिएगा, सब कुछ उनके हिसाब से चलता था। संजय, उनका इकलौता बेटा, एक सीधा सादा इंसान था। माँ के सामने उसकी आवाज़ हमेशा धीमी पड़ जाती थी। वह जानता था कि माँ की सोच बदलना आसान नहीं, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद सब बदल जाएगा। शायद इसी उम्मीद के सहारे उसने मनीषा का हाथ थामा था। मनीषा, एक साधारण परिवार से आई लड़की, लेकिन सपने असाधारण। उसने कभी महंगे गहनों या बड़े घरों की चाह नहीं रखी थी। उसे बस इतना चाहिए था कि जहाँ जाए वहाँ उसे इंसान समझा जाए। शादी से पहले उसके माता पिता ने कहा था, बेटी, ससुराल में थोड़ा सहना पड़ता है। मनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, अगर प्यार होगा तो सहना भी आसान हो जाएगा। पहले दिन सब कुछ ठीक था। विभा देवी ने रस्में पूरी की, मिठाइयाँ भी बांटी, लेकिन उनकी आंखें हर वक्त खर्च का हिसाब लगा रही थी। कितनी मिठाई गई, कितना घी लगा, किसने ज्यादा खा लिया, सब उनकी नज़र में दर्ज हो रहा था। शादी के अगले ही दिन से असली कहानी शुरू हुई। सुबह की चाय में जब मनीषा ने 2 बिस्कुट प्लेट में रखे, विभा देवी की भौहें तन गईं। एक ही काफी था, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। मनीषा ने घबराकर एक बिस्कुट वापस रख दिया। ये छोटा सा पल था, लेकिन उसी पल में मनीषा को एहसास हो गया कि यह घर प्यार से ज्यादा हिसाब पर चलता है। दिन बीतते गए। मनीषा हर कोशिश करती कि सास को खुश रख सके। कम तेल में सब्जी, कम मसालों में स्वाद, कपड़ों को बार बार पहनना, बिजली बचाने के लिए अंधेरे में काम करना, सब कुछ उसने सीख लिया। लेकिन विभा देवी के लिए काफी जैसा कोई शब्द था ही नहीं। एक दिन मनीषा को बुखार हो गया। शरीर टूट रहा था, लेकिन रसोई में जाना उसकी मजबूरी थी। जब उसने संजय से डॉक्टर को दिखाने की बात की, तो संजय ने मां की ओर देखा। विभा देवी ने तुरंत कहा, साधारण बुखार है, दवाई में पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत। मनीषा उस रात खामोशी से रोती रही। तकिए ने उसके आंसू पी लिए और अंधेरे ने उसकी आवाज। यहीं से शुरू हुई नई साजिश। विभा देवी सिर्फ कंजूस नहीं थी, वह चालाक भी थी। उन्हें डर था कि कहीं मनीषा संजय को अपने काबू में न कर ले। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे संजय के मन में यह बात बैठानी शुरू कर दी कि मनीषा फिजूल खर्च है। आजकल की लड़कियां बस खर्च करना जानती हैं, वह कहती। तू देखना, ये तेरी कमाई पानी की तरह बहा देगी। संजय विरोध नहीं करता, लेकिन पूरी तरह सहमत भी नहीं होता। ये चुप्पी विभा देवी के लिए हथियार बन गई। मनीषा को महसूस होने लगा कि वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए भी लड़ रही है। वह समझ गई थी कि अगर उसने अब भी चुप रहना चुना, तो उसकी पहचान पूरी तरह मिट जाएगी। एक शाम, जब घर में दाल भी पानी जैसी पतली बनी थी, मनीषा ने हिम्मत जुटाई। मां जी, उसने धीरे से कहा, कभी कभी थोड़ा खुलकर भी जी लेना चाहिए। विभा देवी ने उसकी ओर ऐसे देखा, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। खुलकर जीना अमीरों का शौक होता है, उन्होंने ताना मारा, हम जैसे लोग हिसाब से जीते हैं। उस रात मनीषा ने पहली बार अपने अंदर एक नया रास्ता देखा। वह रास्ता बगावत का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का था। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी लड़ाई सीधे नहीं जीती जा सकती। यहाँ हर जंग दिमाग से लड़ी जाती है। अगले कुछ दिनों में मनीषा ने खुद को बदला। वह और शांत हो गई और भी आज्ञाकारी दिखने लगी। विभा देवी को लगा कि बहू अब पूरी तरह उनके रंग में रंग चुकी है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर था। असल में मनीषा सीख रही थी। वह घर के खर्चों का पूरा हिसाब रखने लगी। हर रुपये की एंट्री, हर बचत का रिकॉर्ड। वह देख रही थी कि कंजूसी के नाम पर कितना अन्याय हो रहा है। एक दिन संजय ने उससे कहा, तुम बदल गई हो। मनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस समझदार हो रही हूँ। यह मुस्कान एक संकेत थी आने वाले तूफान का। मनीषा की चुप्पी अब पहले जैसी नहीं थी। पहले वह डर से चुप रहती थी, अब समझदारी से। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह जान गई थी कि विभा देवी से सीधे टकराना खुद को तोड़ने जैसा होगा। इस घर में हर फैसला पैसे से नहीं, कंट्रोल से लिया जाता था, और यह कंट्रोल सिर्फ विभा देवी के हाथ में था।
सुबह होते ही घर में वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती। कम तेल में बनी सब्जी, पतली दाल, नपी तुली रोटियां। फर्क बस इतना था कि अब मनीषा शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप सब करती, लेकिन उसकी आंखें हर चीज नोट कर रही थी। खर्च का हिसाब, राशन की मात्रा, संजय की तनख्वाह का इस्तेमाल, सब कुछ। विभा देवी को यही लगा कि बहू अब पूरी तरह उनकी तरह हो गई है। उन्हें सुकून मिला। उन्हें लगा कि उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन जीत की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि इंसान चौकन्ना रहना छोड़ देता है। एक दिन संजय देर से घर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और एक अनकही बेचैनी। मनीषा ने बिना सवाल किए उसके लिए पानी रखा। यही उसका बदला हुआ तरीका था। पहले वह पूछती, समझाती, अब वह सुनने लगी थी। आज ऑफिस में सैलरी स्लिप मिली, संजय ने यूं ही कहा। मनीषा ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी। अच्छी बात है। इतना छोटा जवाब संजय को चौंका गया। उसे उम्मीद थी कि मनीषा खर्चों की बात करेगी, भविष्य के सपनों की बात करेगी। लेकिन वह चुप रही। ये चुप्पी संजय के दिल में कहीं गहरी उतर गई। रात को जब दोनों कमरे में थे, संजय ने खुद ही बात छेड़ी। तुम कुछ कहना नहीं चाहती? मनीषा ने धीरे से कहा। कहना तो बहुत कुछ है, पर अभी सुनने का वक्त नहीं आया। उस रात संजय देर तक जागता रहा। अगले कुछ दिनों में मनीषा ने एक और बदलाव किया। उसने घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। सब्जी लाना, राशन संभालना, बिजली पानी का हिसाब रखना। विभा देवी को ये सब अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यही मनीषा की नई साजिश थी। वह हर महीने के आखिर में हिसाब मिलाती और देखती कि कितना पैसा बचाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि विभा देवी पैसे बचाने के नाम पर नहीं, बल्कि पैसे जमा करने के लालच में जी रही है। एक दिन पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हो गई। सब लोग मदद के लिए आगे आए। मनीषा ने भी कहा, मां जी, हमें भी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। विभा देवी ने तुरंत मना कर दिया। हम क्यों? हमारे पैसे किसी के इलाज के लिए नहीं हैं। उस पल मनीषा के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा कि कंजूसी अब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि संवेदनहीनता बन चुकी है। उस रात मनीषा ने अपने मायके फोन किया। माँ की आवाज़ सुनते ही उसका संयम टूट गया, लेकिन उसने रोने की जगह खुद को संभाला। माँ, उसने कहा, मैं अब कमजोर नहीं रहना चाहती। माँ ने जवाब दिया, तो मजबूत बन बेटी, रोकर नहीं, सोचकर। यही वो पल था जब मनीषा ने तय कर लिया कि वह इस घर में सिर्फ निभाने नहीं, अपनी जगह बनाने आई है। उसने सिलाई मशीन फिर से निकाली, जो शादी के बाद अलमारी में बंद हो गई थी। पहले वह इसे शौक समझती थी, अब उसने इसे रास्ता बना लिया। वह रात में चुपचाप कपड़े सिलने लगी। पहले अपने लिए, फिर पड़ोस की औरतों के लिए। पैसे बहुत कम थे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। जब पहला 100 रुपये उसने अपनी कमाई से कमाया, तो उसने उन्हें अलग रख दिया। वह पैसे खर्च के लिए नहीं थे, वे सबूत थे कि वह बेकार नहीं है। विभा देवी को जब पता चला, तो उन्होंने ताना मारा। औरत का काम घर संभालना होता है, दुकान चलाना नहीं। मनीषा ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, घर संभालने के लिए भी अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, मां जी। ये सुनकर संजय चुप रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व साफ था। यहीं से विभा देवी को खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि बहू धीरे धीरे संजय को अपने साथ खींच रही है। उन्होंने फिर से चाल चलनी शुरू की। वे संजय से कहने लगी कि मनीषा घर पर ध्यान नहीं दे रही, बाहर के लोगों के लिए ज्यादा करती है। लेकिन अब संजय पहले जैसा नहीं था। उसने खुद देखा था कि मनीषा कैसे बिना शिकायत घर संभाल रही है, कैसे अपने छोटे से काम से घर में थोड़ी राहत ला रही है। एक दिन संजय ने माँ से सवाल कर लिया, माँ, अगर मनीषा कुछ कमा रही है, तो इसमें गलत क्या है? विभा देवी स्तब्ध रह गईं। ये सवाल उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। बेटे की जुबान पर सवाल उनके राज की नींव हिलने लगी। मनीषा जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब रास्ता साफ दिखने लगा था। वह रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, लेकिन मजबूती से। रात को उसने छत पर खड़े होकर आसमान देखा। उसे लगा, उसकी मंजिल अब सिर्फ इस घर की चारदीवारी नहीं है। वह मंजिल सम्मान की है, पहचान की है। और यह मंजिल उसे कोई देने वाला नहीं था, उसे खुद हासिल करनी थी। समय बदल रहा था, लेकिन विभा देवी की सोच नहीं। उन्हें साफ दिखने लगा था कि मनीषा अब वह डरपोक बहू नहीं रही, जिसे इशारों पर नचाया जा सके। उसकी आंखों में अब सहनशीलता नहीं, समझदारी थी। और यही समझदारी विभा देवी को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। विभा देवी ने हमेशा पैसों को ताकत बनाया था,
लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा था कि अगर ये ताकत हाथ से निकल गई तो उनका राज भी खत्म हो जाएगा। संजय का झुकाव धीरे धीरे मनीषा की ओर बढ़ रहा था, और यही वह बात थी जिसने विभा देवी के दिल में जहर घोल दिया। एक सुबह विभा देवी ने नाश्ते की थाली एक तरफ रख दी। आज से घर का पूरा खर्च मैं नहीं दूंगी, उन्होंने अचानक ऐलान किया। मनीषा और संजय दोनों चौंक गए। तो संजय ने पूछा, अब से हर महीने का खर्च तुम दोनों खुद संभालो? विभा देवी बोली, मुझे देखना है कि कितनी समझदारी है तुम्हारी। यह फैसला सजा जैसा था, लेकिन मनीषा समझ गई कि यही उसकी परीक्षा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर डर नहीं, दृढ़ता थी। उस रात मनीषा और संजय देर तक बातें करते रहे। डर तो लग रहा है, संजय ने माना, पर शायद यही सही मौका है। मनीषा ने पहली बार खुलकर अपने मन की बात कही। मैं डर से नहीं जीना चाहती संजय, अगर आज भी चुप रह गए तो जिंदगी भर चुप ही रहेंगे। संजय ने उसका हाथ थाम लिया। ये छोटा सा स्पर्श उनके रिश्ते को नई दिशा दे गया। अगले दिन से हालात बदलने लगे। खर्च सीमित था, लेकिन सोच खुली। मनीषा ने अपने सिलाई के काम को और बढ़ाया। अब वह सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं थी। उसने पुराने संपर्कों को जोड़ा, कपड़ों में नया डिजाइन डाला। हर सिलाई में उसकी पीड़ा और उम्मीद दोनों बुनी होती थी। विभा देवी यह सब देख रही थी। ऊपर से वे चुप थी, लेकिन भीतर उबाल था। उन्होंने नई चाल सोची, सबसे खतरनाक। उन्होंने मनीषा के मायके वालों पर उंगली उठानी शुरू कर दी। लड़कियां वही सीखकर आती हैं जो मायके में देखा हो, वे संजय से कहती। ये बात पहली बार संजय को बुरी लगी। माँ, मनीषा ने कभी अपने मायके का बोझ हम पर नहीं डाला। विभा देवी को यह जवाब उम्मीद नहीं था। उन्हें लगा जैसे उनके हाथ से सब फिसल रहा है। एक दिन उन्होंने बड़ा दांव खेला। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और सबके सामने मनीषा पर ताना मारा। आजकल की बहुएं घर छोड़कर बाहर कमाने का सपना देखती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनीषा का सिर झुका हुआ था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। संजय खड़ा हुआ। अगर मेरी पत्नी सपने देखती है तो उसमें गलत क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। विभा देवी के लिए यह पल किसी हार से कम नहीं था। बेटी ने पहली बार सबके सामने उनके खिलाफ बात की थी। उस रात विभा देवी देर तक जागती रही। उन्हें याद आया कि कभी वह खुद भी किसी की बहू थी। कभी उनके सपने भी कुचले गए थे, लेकिन उन्होंने उन यादों को कंजूसी और कठोरता के नीचे दबा दिया था। मनीषा भी जाग रही थी। उसे डर था कि यह लड़ाई रिश्तों को तोड़ न दे, लेकिन उसे ये भी पता था कि बिना लड़े कुछ बदलेगा नहीं। कुछ दिनों बाद मनीषा को एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, ये पहचान थी। उसने संजय को बताया। संजय की आंखों में खुशी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मनीषा ने पूछा। अब नहीं, हमेशा से था, संजय ने जवाब दिया। ये भरोसा ही मनीषा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। विभा देवी ने जब ये सुना तो उन्होंने चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत रास्ता चुना था, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। पार्ट 3 के अंत तक हालात साफ हो चुके थे। मनीषा अब अकेली नहीं थी। संजय अब सिर्फ बेटा नहीं, पति भी बन चुका था, और विभा देवी, वह अपने ही बनाए किले में अकेली पड़ती जा रही थी। ये कहानी अब कंजूसी की नहीं, पीढ़ियों के टकराव की बन चुकी थी। जहां एक तरफ पुराने डर थे, तो दूसरी तरफ नए सपने।